बाहें तहे दिल चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे 8 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिकी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर भी जुड़े हुए वहां पर क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और क्लास में आने के बाद में क्लास को लाइक करना है और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 ग्राम कुश्ती स्पर्धा में किसे अयोग्य घोषित किया गया है। तो अयोग्य किसे घोषित किया गया, तो वो घोषित किया गया विनेश फोगाट को। देखो बड़ी दुख की बात है कि विनेश फोगाट को सिर्फ मात्र 50 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण ओलंपिक में क्या कर दिया, पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया है। नहीं तो फिर अपन को क्या होता, भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल जाता। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विनेश फोगाट। अब ये विनेश फोगाट कहाँ के हैं, तो विनेश फोगाट हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने 2016 में अर्जुन अवार्ड भी जीता था। कौन सा अवार्ड जीता था, अर्जुन अवार्ड जीता था। किसने जीता था, विनेश फोगाट ने। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं कि भारत के ओलंपिक में पदक विजेता कौन है। पदक विजेता कौन रहे, तो भारत के ओलंपिक में पदक विजेता रहे हैं केडी जाधव, जिन्होंने 1952 में हेल्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद में है कुश्ती कुमार सुशील कुमार ने 2008 में कौन सा पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कहां पर जीता था, बीजिंग। ठीक है, बीजिंग किसकी कैपिटल है, या मुझे कमेंट करके बताना कि बीजिंग किसकी कैपिटल है। उसके बाद में योगेश्वर दत्त 2012 में लंदन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, योगेश्वर दत्त ने 2012 में लंदन ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद में साक्षी मलिक ने 2016 में रियो इनका गेम था, उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद में रवि कुमार दहिया, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था मेरे दोस्त, सिल्वर मेडल जीता था। किसने जीता था, रवि कुमार दहिया ने। ठीक है, किसने जीता था, रवि कुमार दहिया ने। कौन सा मेडल जीता था, तो सिल्वर मेडल जीता था। और कहां पर जीता था, टोक्यो में। किस सन में जीता था, 2020 में जीता था। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन बजरंग पूनिया, हमारे कौन है, बजरंग पूनिया, उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था सन 2020 में। किसने जीता था, तो ये जीता था बजरंग पूनिया ने। कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीप चैलेंज फाइनल में किस भारतीय ने जगह बना ली। चलो, 3000 मीटर स्टीप लेज फाइनल में किस खिलाड़ी ने अपनी जगह बनाई है, तो वो बनाई है अविनाश साबले ने। किसने बनाई है, अविनाश साबले, मिस्टर अविनाश साबले। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। कौन, अविनाश साबले। ठीक है मेरे दोस्त, क्लास को शेयर नहीं करा है तो शेयर जरूर करना और क्लास को लाइक करना। आप जितने लोग क्लास को देखते हो उतने क्लास को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, अब क्लास को लाइक करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलेगा कि इतने लोग मेरी क्लास को पसंद करते हैं। ठीक है, ना तो मेरे को पैसा मिलेगा ना आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यार मुफ्त भी चीज है, आप क्या कर दो, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, और उन्हें सजेस्ट करके बताना है कि ये क्लास करंट अफेयर की जयेश मैस्टिक यूट्यूब चैनल पर होती है। ठीक है, तो चलो, ये आप जिम्मेदारी है, आपके दोस्तों को तो शेयर करना ही है और उन्हें बताना है कि करंट अफेयर की यहाँ पर क्लास होती है। मात्र आधे घंटे में जितना भी करंट अफेयर का होगा और स्टैटिक जीके का है वो सभी का सभी रिवाइज करवा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन, ओलंपिक 2024 से संबंधित प्रश्न। क्या प्रश्न है कि पहली बार ओलंपिक कब हुआ था, तो ये हुआ था 1896 में, पहली बार। अब आपसे अगर एक एग्जाम में प्रश्न आए और आपसे पूछे कि पहली बार ओलंपिक कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 1896 में पहली बार ओलंपिक हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त,
क्या हुआ था पहली बार ओलंपिक? 1896 में क्या हुआ था? तो 1896 में हुआ था पहली बार ओलंपिक। ठीक है, उसके बाद में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? 2024 में। ठीक है, 1896 की बात नहीं कर रहा, 2024 की बात कर रहा है। ठीक है, वो तो ये आपसे ये पूछा गया कि पहली बार ओलंपिक कब हुआ था, तो वो तो 1896 में होता है। उसके बाद में 2024 में पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे? वो दो लोग थे। कौन कौन थे? एक तो थे हमारे पीवी सिंधु, उसके बाद में थे शरद कमल। ठीक है, कितने लोग थे? दो लोग थे। कौन कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। उसके बाद में सम्मान समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? सम्मान समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? माननीय हमारी मनु भाकर। ठीक है, हमारी सिस्टर कौन थी? मनु भाकर थी। और मनु भाकर किस राज्य से बिलोंग करती है? तो हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है। और उन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं। कौन कौन से? एक तो उन्होंने 10 मीटर पिस्टल में जीता, उसके बाद में सरबोजोत सिंह के साथ मिलकर भी उन्होंने 1 मेडल जीता था। कुल उन्होंने कितने मेडल जीते? 2 मेडल जीते। कौन से मेडल जीते थे? तो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है मेरे दोस्त, क्लास अच्छी लग रही है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, मैं क्लास में लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूं, तो आप लोग क्या करते हो? क्लास को लाइक नहीं करते हो। तो आपको क्लास को लाइक जरूर करना है और कमेंट भी करना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, उसके बाद में नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए? तो मेरे दोस्त, नए खेल जो शामिल किए गए हैं वो शामिल किए हैं ब्रेकिंग, सर्किंग, स्पॉट, इसके बाद में क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। ये क्या किए गए? नए खेल शामिल किए गए। इसके बाद में मोटो यूनाइटेड का इमोशन क्या है? मतलब इसका आदर्श वाक्य क्या है? कि एकजुट, भावना से एकजुट इसका आदर्श वाक्य है, इसका मोटो है। किसका? पेरिस ओलंपिक 2024 का मोटो क्या है? भावना से एकजुट। ये इसका मोटो रहेगा, ये इसका वाक्य रहेगा, आदर्श वाक्य। उसके बाद में पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है ब्रिज। क्या है शुभंकर? शुभंकर इसका हो जाएगा ब्रिज। उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख पद के लिए कौन शपथ लेंगे? अंतरिम सरकार के लिए कौन शपथ लेंगे? तो जो हमारे शपथ लेंगे वो होंगे मोहम्मद यूनुस। क्या लेंगे? बांग्लादेश में अंतरिम प्रमुख के लिए शपथ लेंगे। उसके बाद में हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। उसके बाद में वहां की करेंसी क्या है? तो वहां की करेंसी है टका। क्या है वहां की करेंसी? करेंसी टका हो जाएगी, राजधानी ढाका हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रहा है? दिमाग की डायरी में क्या करना है? नोट करना है। क्या करना है? दिमाग की डायरी में नोट करना और क्लास को पूरा देखना है, आधी अधूरी क्लास मत देखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे अपन धीरे धीरे आर्टिकल भी कर रहे हैं, तो इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद में हाल ही में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो इसके बाद में अपना जो पहला है कि मिसाइल मिशुस्टिन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? मिसाइल मिशुस्टिन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये जो प्रधानमंत्री हैं वो रूस के हैं। और रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी होगी रूसी रूबल। ठीक है, और रूस की राजधानी क्या है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। क्या करोगे? रूस की राजधानी की, अब करेंसी मैंने बता दी, इसकी राजधानी क्या होगी वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। उसके बाद में है कियर स्टामर कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने इंग्लैंड के। ठीक है, कहाँ के प्रधानमंत्री बने? इंग्लैंड के। इंग्लैंड से कौन आया था? जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया था। ठीक है, और 1947 में भारत देश को आज़ादी मिली थी, तो वो कौन थे? मिस्टर, आपको पता है कौन थे? अंग्रेज। ठीक है, और इनको किसने भगाया था? ये सभी आपको पता है। उसके बाद में है मसूद पेजेकियान कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं ईरान के। ठीक है, उसके बाद में फाम मिन्ह चिन्ह कहाँ के प्रधानमंत्री बने? अब ये 2 दिन पहले मैंने जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? तो फाम मिन्ह चिन्ह कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? वियतनाम के। ठीक है, उसके बाद में अपना साइमन हैरिस कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं आयरलैंड के। साइमन हैरिस कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं आयरलैंड के। उसके बाद में है अगला के लॉरेंस वोग कहाँ के प्रधानमंत्री बने? सिंगापुर के। केपी शर्मा ओली कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। केपी शर्मा ओली कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं नेपाल के बने हैं। उसके बाद में लुइस माटे नेगो कहाँ के प्रधान बने हैं? तो वो बने पुर्तगाल के। मोहम्मद मुस्तफा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो
फिलिस्तीन के बने। कहाँ के बने? फिलिस्तीन के बने। मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो वो बने हैं फिलिस्तीन के बने हैं। उसके बाद में शहबाज शरीफ कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने पाकिस्तान के। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किस राज्य ने पारित किया है? तो वो पारित किया है तेलंगाना ने। अब तेलंगाना के प्रधानमंत्री कौन? ये आपको बताना है कि तेलंगाना के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन पढ़ते हैं प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, उसके आर्टिकल पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में बताया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 129 में बताया गया। किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का गठन बताया गया है? तो आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट का गठन बताया गया है। उसके बाद में मूल अधिकार क्षेत्र किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 131। कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 131 में बताया गया। उसके बाद में कानून की न्यायिक समीक्षा, आर्टिकल 137। कानून की न्यायिक समीक्षा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 137 में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत के किस बैंक से हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए $500 मिलियन ऋण की सहायता के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सी बैंक थी? तो वो हमारी बैंक हो जाएगी वर्ल्ड बैंक। कौन सी बैंक हो जाएगी? वर्ल्ड बैंक हो जाएगी। अब मैं जो भी आपसे प्रश्न पूछता हूँ इसका क्या करो, आप अलग अलग आंसर मत दो। लास्ट तक पूरी क्लास देखो, उस क्वेश्चन को नोट करो आपकी नोटबुक में या फिर उस क्वेश्चन को आप याद रखो। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में जो मैंने प्रश्न पूछा है वो लास्ट में एक साथ कमेंट कर दो। इससे होगा क्या पता है, एक तो चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और आप लिखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लिखोगे तो आप या तो इसको गूगल करोगे या फिर आपको याद होगा। ठीक है, तो या क्या करो आप, या तो इसको एक कॉपी में लिख दो या फिर इसको याद रखो, फिर उसके बाद में आप कमेंट करो, एक साथ में कमेंट कर दो सारे के सारे। इससे क्या होगा कि कल दूसरे दिन में आपका जो भी कमेंट आया वो मैं स्क्रीन पर लेकर आऊँगा, तो मुझे भी लाने में सही रहेगा और उसके बाद में आपको भी क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर। अब उसके बाद में कह रहा है कि 500 मिलियन जो ऋण लेना था $500 मिलियन का, उस पर किस बैंक ने उन्होंने सहमति दे दी है? तो उन्होंने दी है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, किस बैंक ने दी है? वर्ल्ड बैंक ने। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि $300 मिलियन का ऋण भारत से अभी किस देश ने लिया? हाल ही में भारत से किस देश ने 300 मिलियन का ऋण लिया है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर में करवाया है। उसके बाद में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। अब इसको अपन शॉर्ट में भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सार्क। ठीक है, अब सार्क इसका सीधा नाम है, क्या है देखो, SAARC, सार्क। अब इस सार्क की स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और उसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। आई बात समझ में? कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा काठमांडू नेपाल में। और इसकी इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1985 को हुई थी। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? तो ये कहाँ लगाई गई थी? तो मेरे दोस्त ये लगाई गई थी दिल्ली में। कहाँ लगाई गई थी? दिल्ली में लगाई गई थी। ठीक है, अब उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले अपन अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। क्या
कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और पहला विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया था और विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। जो भी सही कमेंट करेगा उसका कल की क्लास में नाम भी लिया जाएगा, प्लस पूरे सोशल मीडिया पर, जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आपकी स्टोरी मेंशन की जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। सॉरी, कमेंट कब बनाया जाता है ये नहीं, मनाया तो 9 अगस्त को जाता है, पर लेकिन 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है और विश्व आदिवासी दिवस मनाया क्यों जाता है, ये सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और पहला विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया था। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। आपके दिमाग में होगा सर 12 जनवरी को भी तो मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मेरे दोस्त उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया 12 जनवरी को, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार आपको बताना विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों घोषित किया गया और पहला विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया और विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। ये पूरा के पूरा डिटेल लिखकर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, चाहे आप कहीं से भी ढूंढो। उसके बाद में विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। उसके बाद में है अगला कि विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, चलो मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, कर क्यों जाना जाता है, क्योंकि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की ओर से पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है। तो जो हमारी कंपनी है वो तो एक ही है, कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन सी कंपनी हो जाएगी, यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर बी ही है, तो कौन सी कंपनी हो जाएगी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। 500 लिस्ट में भारत की ओर से पहले स्थान पर कौन सी कंपनी रही है, तो वो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद में प्रमुख सूचकांक, ठीक है। विश्व शांति सूचकांक में कौन सी रैंक आई है भारत की, तो आई है 116वीं रैंक। भारत की रैंक कौन सी आई है, 116वीं रैंक आई है। उसके बाद में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सी रैंक आई है, 129वीं रैंक आई। उसके बाद में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176वीं रैंक आई है। उसके बाद में पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सी रैंक आई है, 39वीं रैंक आई है। उसके बाद में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन सी रैंक आई है, तो 3री रैंक आई है। उसके बाद में मानव विकास सूचकांक 2022 में कौन सी रैंक आई थी, तो 134वीं रैंक आई थी, ठीक है। अब उसके बाद में ये 2022 नहीं है, ये यहाँ पे 2024 ही है, ठीक है। वो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ मैं नहीं बनाता हूँ, मेरा जो छोटा भाई है वो बनाता है, ठीक है, इसीलिए वो टाइप करता है, तो टाइपिंग में क्या हो रही, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई। यहाँ पर 2022 नहीं जबकि 2024 ही है। उसके बाद में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सी रैंक है भारत की, वो है 7वीं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में देखो करप्शन में भी कौन सी रैंक आ रही है भारत की, 93 आ रही है, ठीक है। उसके बाद में पर फिर भी थोड़ी बहुत तो गिरावट हुई है। उसके बाद में लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी आई है, 41वीं आई है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन सी रैंक आई है, 42वीं रैंक आई है। उसके बाद में किस देश ने आवारा कुत्तों के लिए नरसंहार कानून को मंजूरी दी है, किस देश ने दी। अब देखो कुत्तों को भी जीने नहीं दिया जा रहा है, किसको, कुत्तों को भी नहीं जिया जा रहा है। पर एक बात याद रखना, जिनकी जरूरत नहीं होती है ना, अक्सर ये दुनिया उन्हें
अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देती है। अगर बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। अगर विश्वास नहीं होता है ना तो गिरते पत्थरों से पूछ लो, ठीक है, गिरते पत्तों से पूछ लो, क्योंकि बोझ बन जाते हैं तो अपने भी गिरा देते हैं। पेड़ के ऊपर से पत्ता गिर जाता है तो जब क्यों गिरता है, जब उसके ऊपर वो बोझ बन जाता है। इसीलिए कभी बोझ मत बनना मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया इसका सही आंसर क्या होगा। नरसंहार कानून को मंजूरी दी है तो किसने दी, ये तुर्की ने दी है। एक तुर्की एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर क्या किया जाएगा, आवारा कुत्तों को, जो ऐसे घूमते रहते हैं कुत्ते, उनको क्या कर दिया है, किस देश ने आवारा कुत्तों के लिए नरसंहार कानून की मंजूरी दी है, तो वो दी है अपनी तुर्की ने दी है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है। तो किसने सम्मानित किया, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। किसने सम्मानित किया है, वो सम्मानित किया है फिजी ने। ऑप्शन बी, और बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब उसी प्रकार अपना, अब चलो ये ऑप्शन नंबर बी है। अब राष्ट्रपति क्या अभी कितने देशों में घूमने के लिए गई हुई हैं, वो भी मैंने आपको बताया था ना कल की क्लास में कि राष्ट्रपति कितने देशों में घूमने के लिए गई है, तो 3 देशों में घूमने के लिए गई है। ठीक है, अपन राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो तो है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, वो थी प्रतिभा पाटिल। और पहली मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थी, जाकिर हुसैन। पहली मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थी, जाकिर हुसैन थी। उसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो किस राज्य से बिलोंग करती है, तो उड़ीसा से बिलोंग करती है। और उड़ीसा के मयूरभंज गांव से बिलोंग करती हैं। उसके बाद में वो किस जनजाति की है, तो संथाल जनजाति की है। किस जनजाति की है, संथाल जनजाति की है। अब ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, दिमाग की डायरी में नोट होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में अपन ने ये चीज पढ़ ली। उसके बाद में किसके द्वारा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मान ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया था, हमारे मोटा भाई कौन है, अमित शाह। ये किस पोस्ट पर है, तो वो है होम मिनिस्टर साहब। कौन से हैं, होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। और सहकारिता मंत्री भी कौन है, अमित शाह ही है। ठीक है, तो मोटा भाई ने क्या कर दिया, इन्होंने ये ऐप लॉन्च कर दिया है। उसके बाद में ऐप से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। क्या लेगी, 1860 का स्थान लेगी। कौन लेगी, 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 जो भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। उसके बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगी। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। ठीक है मेरे दोस्त, अपनी क्लास यहाँ तक समाप्त हो चुकी है। अब क्लास आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और ये भी कमेंट करना है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी और आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि विश्व आदिवासी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, ये पूरी की पूरी डिटेल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।